हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग जो अपना चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 12th बायोलॉजी का, उसका हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे थे जीवों में जनन। जीवों में जनन का हम लोग ने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। उसके बाद दो टाइप के जनन होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी, क्योंकि बिना पहले की वीडियो देखे ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ चुके थे कि लैंगिक जनन क्या होता है, फिर उसके बाद युग्मक जनन क्या होता है, युग्मक कहते किसे हैं, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो है युग्मक स्थानांतरण। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो स्किप करके ना देखें। वीडियो स्किप करके देखने पे आपके जो टॉपिक छूट जाएंगे, जो चीज़ें बीच में छूट जाएंगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को पूरा देखें। कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि अपना नाम सिर्फ वीडियो ऑन करके अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं और फिर उसके बाद वीडियो को बंद कर दे रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, चूँकि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम इस बार देना है। तो वैसे तो सारे क्लासेस को ध्यान से वीडियो देखना चाहिए, लेकिन स्पेशली जिन्हें क्लास 10th और क्लास 12th जिन्हें बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। युग्मक स्थानांतरण, इसके निर्माण के पश्चात पहले हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है, कैसे किस तरीके से मीन्स मैंने बताया था कि ह्यूमन के एग्जांपल देके बताया था कि स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब उसके बाद युग्मक स्थानांतरण, यानी कि जब गैमेट बन गया तो अब कैसे उसको गैमेट का कैसे ट्रांसफ़र होगा। दोनों का एक दूसरे से दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, फिर उसके बाद युग्मक बनता है। अब उसके बाद युग्मनज के मिलने से युग्मक बनता है। अब हम देखेंगे युग्मक स्थानांतरण। इनके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि युग्मन निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। यानी कि जब मेल और फीमेल का जो युग्मक है जब मिलेगा तभी युग्मनज बनेगा, तभी निषेचन, जब निषेचन होगा तभी फिर उसके बाद दोनों से मिलके जो होता है जाइगोट वो बनेगा। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा अचल तथा स्थानबद्ध होते हैं। कुछ फंजाई और शैवालों में असाधारण रूप से इन दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। यानी कि कुछ फंजाई और शैवाल ऐसे होते हैं जिसमें दोनों युग्मक मोबाइल होते हैं, उनमें मूवमेंट होता है और वो फिर उसके बाद दूसरे से मिल जाते हैं। इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें होकर नर युग्मक गति करता है। यानी एक ऐसा कोई मीडियम चाहिए होता है जिसमें नर युग्मक जो है वो गति कर सके। 1.7 के आ में दिया हुआ है, ये देखिए, दोनों युग्मक हैं, मिल रहे हैं, युग्मनज बन रहा है, फिर नया जीव बन रहा है। अधिकतर साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में जल ही माध्यम होता है। यानी कि ये जल में ही दोनों में क्या करते हैं, मूव करके मिल जाते हैं, जिसमें होकर युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है। नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है। यानी कि बहुत सारी संख्या में नर युग्मक होते हैं जो क्या करते हैं कि मादा में पहुंचने में असमर्थ होती हैं। इसी तरह ह्यूमन में भी हम एग्जाम्पल लेंगे तो हर मंथ में ओवम तो एक ही निकलता है, लेकिन जब एक बार में बहुत सारे स्पर्म निकलते हैं और उन स्पर्म में से एक स्पर्म जो होता है सबसे फास्ट जो मूव करता है, सबसे पहले जो पहुंचता है, वही जो होता है फर्टिलाइज करता है। तो इस तरीके से तथापि परिवहन मेनली नर युग्मक ही गति करता है। तथापि परिवहन के दौरान नर युग्मकों की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। वही बात जो मैंने आपको बताई, बीजीय पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा अंडप में अंड होता है। और जो ये बीजी पादप होता है पौधों में, उसमें जो परागकण होते हैं वो युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। और अंडप में जो अंड होता है, तो कैसे एयर इसका माध्यम होता है, हवा चलती है, हवा से उड़ के वो जाते हैं। परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं, अतः निषेचन संपन्न हो इससे पहले ही ये परागकण वृत्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाने चाहिए। चित्र 1.7 का बा, ये देखिए इसमें दिया हुआ है, ये पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित परागकण। ये देखिए, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है क्योंकि इसमें परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट होते हैं। परागकण जैसे ही झड़ने लगते हैं उसके बाद ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं। आप लोगों ने
गुड़हल का फूल देखा होगा, उसके ऊपर छोटे छोटे येलो टाइप के कलर के देखे होंगे, वही परागकण है। पर परागणित पादपों में, जिसमें एक लिंगाश्रयी पादप शामिल है, इन विशिष्ट घटना को परागण यानी पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाता है। देखिए, अगर एक ही प्लांट में दोनों स्ट्रक्चर शामिल हैं तो वो इजीली हो जाएगा उसी प्लांट से। और जो दो अलग अलग प्लांट में, नर और मादा अलग अलग प्लांट में, उसमें क्या होता है, एयर मीडियम बनता है, हवा के साथ वो चला जाता है। एका लिंगाश्रयी प्राणियों में चूंकि नर तथा मादा युग्मक विभिन्न व्यष्टियों जीवों में बनते हैं, ऐसे में जीव को युग्मों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है। लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा युग्मों का साथ साथ आना अनिवार्य होता है। फिर क्या है निषेचन? निषेचन मीन्स होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का युग्मन है। ये प्रक्रिया युग्मक संलयन यानी साइनगैमी कहलाती है, साइनगैमी, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मन यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए भी निषेचन, फर्टिलाइजेशन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। यद्यपि युग्मक संलयन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग होता रहता है, हालांकि एक दूसरे के पूरक हैं। परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही न हो पाए? हालांकि कुछ जीवों में, जैसे कि रेटिफॉर्ड्स, मधुमक्खियों, यहाँ तक कि छिपकलियों तथा पक्षी, टर्की आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगते हैं। इस प्रकार की घटना अनिषेचक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। यानी कि क्या होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जबकि ज़रूरी है कि नर और मादा दोनों युग्मक आपस में मिले, उनका युग्मन हो, तब फिर जाके वो जो जाइगोट बनेगा, तब फिर डेवलपमेंट होगा। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें बिना नर युग्मक के मिले ही मादा युग्मक अकेले ही इतना बल होता है कि वो नए जीव के निर्माण में विकसित होने लगता है। तो इस घटना को बोलते हैं अनिषेचक जनन। युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है? अधिकतर जलीय जीवों में, जैसे अधिकतर शैवालों तथा मछलियों और यहाँ तक कि जल स्तर चर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम जल में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें शरीर के बाहर होता है, तो इनको बाह्य निषेचन कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगों में व्यापक समकालिता प्रदर्शित करते हैं तथा बाहरी माध्यम जल युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफ़ी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करते हैं। यानी कि जहाँ पे बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होना होता है, वहाँ पे काफ़ी युग्मक की जो मात्रा होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा किस में होता है? बॉनीफिश और मेढकों में होता है, जहाँ भारी संख्या में संतानें उत्पन्न होती हैं। लेकिन परंतु इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होने जैसी नाजुक स्थिति से गुजरती हैं और वयस्क होने तक इनकी उत्तरजीविता काफ़ी जोखिमपूर्ण होती है। बहुत सारे स्थलीय जीव जैसे कि फंजाई, उच्च श्रेणी के प्राणी, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी अधिक पादप जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में युग्मक संलयन जो होता है शरीर के भीतर संपन्न होता है। इसको कहते हैं आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन सभी जीवों में अंडे की रचना जो होती है मादा शरीर के भीतर होती है। तो क्या होता है कि मादा शरीर के भीतर ही अंडा होता है और वहाँ से नर युग्मक जब जाके मिलते हैं तो दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं और इन्हें अंडे के साथ युग्मन करने के लिए अंडे तक पहुंचना होता है। इस प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु पैदा होते हैं उनकी संख्या विशाल होती है, परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। यह भी आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बीजीय पादपों में यद्यपि अचलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। यानी कि बीजी पादप जो होते हैं उसमें ज़्यादा क्या होता है, अचलनशील यानी इमोबाइल नर युग्मक होते हैं जो पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। अब है निषेचन पश्च घटनाएं, यानी कि जो ऐसी प्रक्रिया जो निषेचन के बाद होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है, यही पश्च निषेचन घटनाएं कहलाती है। अब है युग्मनज। द्वितीय युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम यानी प्रायः जल में होता है, जबकि वो जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होता है उनके शरीर के बाहर युग्मनज की संरचना होती है। युग्मनज के आगे का विकास
युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है, यानी जो वहाँ का इन्वायरमेंट है और जो जैसा लाइफ साइकिल होगा उस पर डिपेंड करता है। फंजाई और शैवाल से संबद्ध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं, यानी फंजाई जो शैवाल रहता है उसमें जो युग्मनज होते हैं, जो जाइगोट होते हैं, वो एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं जो इनकी शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करती है। यानी डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑर्गेनिज्म उसमें डिफरेंट तरीके से ये होता है। ये अंकुरण से पूर्व काफी समय तक विश्रांति काल में रहते हैं। द्विगुणित जीवन चक्रों वाले जीवों में 11वीं कक्षा की पुस्तक देखें, यानी कि 11th में बताया जा चुका है, युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है। यानी जो द्विगुणित जीवन चक्र वाले होते हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहले हम बता चुके हैं आपको अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। उसके बाद युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है, जो कि प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। हाँ, क्योंकि जब वही जाइगोट को आगे चल के एक नए जीव में बनना है तो ये दोनों को बीच की कड़ी है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनन जीव यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका युग्मनज के रूप में होती है, ये हमें पता है। फिर है भ्रूणोद्भव, यानी भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यानी भ्रूणोद्भव क्या होता है, युग्मनज से लेके एम्ब्रियो तक के फॉर्मेशन को, जाइगोट से लेके एम्ब्रियो तक के फॉर्मेशन को। तो इसमें क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है, यानी सेल डिवाइड होती है, बहुत सारे डिवीजन सेल्स में होते हैं, तब फिर जाके वो एक नए भ्रूण में पूरा डेवलप करता है। भ्रूण विकास के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के एक समूह एक निश्चित रूपांतरणों से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों व अंगों की रचना करते हैं। हमें पता है कि ऊतक क्या है। ऊतक वो ऐसी कोशिकाओं का समूह जो एक कार्य करती है, उसके बाद ऊतकों का समूह मिलकर अंग बनाता है, और अंगों का समूह मिलकर क्या बनाता है, अंग तंत्र बनाता है। यानी कि सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गेनल्स, फिर ऑर्गेन, फिर एक सिस्टम बन जाता है। सॉरी, ऑर्गेनल्स मैंने बोल दिया, ऑर्गेनल्स तो सेल के पार्ट हैं। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, फिर एक सिस्टम बन जाता है। प्राणियों को अंड प्रजक तथा सजीव प्रजक श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया है अथवा भीतर। उसका जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडों के द्वारा अथवा शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ। यानी अंड प्रजक और सजीव प्रजक, यानी कि अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले, इस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हो रहा है। मानव शरीर के अंदर ही उसका निर्माण हो रहा है या फिर बाहर। अंड प्रजक प्राणियों जैसे सरीसृप वर्ग तथा पक्षी आदि के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं, जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं। सबको पता है ये बात। जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देते हैं, जबकि दूसरी ओर सजीव प्रजक जीवों में अधिकतर स्तनधारी, जिसमें मानव शामिल है, मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का निर्माण करते हैं, और एक निश्चित अवधि व विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं। भ्रूणी सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण सजीव प्रजक जीवों के उत्तर जीवित रहने के सुअवसर बढ़ जाते हैं। और पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। जो पुष्पीय पादप होते हैं उसमें जो युग्मनज डेवलपमेंट होता है वो बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात यानी फर्टिलाइजेशन के बाद पुष्प के बाह्य दल, पंखुड़ी तथा पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं। फिर है, यद्यपि स्त्री केसर पादप से जुड़ा रहता है, लेकिन जो स्त्री केसर होता है वो जुड़ा रहता है। युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाते हैं। अंडाशय फल के रूप में विकसित होती है, जो आगे चलकर फल की भित्ति का निर्माण करते हैं। इसे फल भित्ति, पेरिकार्प कहते हैं। इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना होता है, जैसे कि चित्र 1.8 में। विकिरण के पश्चात जीव अनुकूल परिस्थितियों पर आने पर अंकुरित होता है तथा नए पादप को जन्म देता है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यह बीज एस दिखाया गया और पी जो है फल भित्ति को दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए इसको सेव किया हुआ है इसने, फल भित्ति ने। ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए, मटर में एकदम क्लियर आपको हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।